अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया था, लेकिन हमारा जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना था, जिसमें हम लोगों ने ग्रीन हाउस को डिस्कस किया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा जो है गैसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने सोर्सेज जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, उसको डिस्कस किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स थे हमारे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस तरह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या नताइज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, क्या क्या जो नताइज हैं जो मिलते हैं वो क्या होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मतलब हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मेजर्स लिए जाएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कंट्रोल करें। आज के लेक्चर में हम लोग जो है इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेज स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने आपको बताया था कि उससे क्या हो रहा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती थी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो होता था, इंक्रीज हो जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो रही थी डे बाई डे। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो इसका क्लाइमेट पे होता है, जो आपकी आबो हवा है वो चेंज हो जाती है। हम स्टार्ट लेते हैं, अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट विल ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पर आएंगी, क्लाइमेट में। आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, इसका जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि विद इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस राइजेस कॉजिंग मोर एवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। अब होगा क्या कि जब आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ये आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने डिस्कस की थी, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब इसकी जो लेवल है, इसकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस का वो भी राइज कर जाता है, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। एंड दैट रिजल्ट्स इन मोर एवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस वाटर है वो तेज़ी से एवेपोरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी एवेपोरेशन तेज़ी से होगी एंड दिस विल लीड्स टू फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज। और इससे फिर इस तरह से क्या होगा कि टेम्परेचर इस तरह से बढ़ता जाएगा। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस कंबाइंड इफेक्ट विल ब्रिंग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस राइज इन सरफेस टेम्परेचर फॉर डबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड की देख लें, कंसनट्रेशन के डबल होने से, यानी कि इतनी ज़्यादा, तो क्या हो रहा है कि हर टाइम जो है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो भी इस तरह से राइज कर जाएगा, जो आपका सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो भी 2 to 3 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएगा जब आप कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो आप डबल कर रहे हैं या उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन डबल होने से टेम्परेचर जो है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा उतनी ज़्यादा जो है वेपोरेशन होती जाएगी सरफेस वाटर की। और इस तरह से एक वक्त आएगा कि पानी ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब अगर आप देखें इस लिहाज से। तो ये एक हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट जो है इसको डिस्कस किया है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सेकंड पॉइंट है आपका कि ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, द ओशंस गेट वार्म अप एंड सी लेवल वुड राइज फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज। अब होगा क्या कि जब आपका टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज कर जाएगा, द ओशंस गेट वार्म अप, ओशंस जो है वो क्या हो जाएंगे, वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है। और सी लेवल जो है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, ठीक है, फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज। और जो नीचे वाले जो इलाके हैं, ठीक है, जो उसके समंदर मतलब जिसका लेवल नीचे है, ठीक है, लो लाइंग एरियाज हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो उनमें जो है वो फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर सारा पानी जो है वहाँ पर जमा हो जाएगा, फिर वो सारे जो है इलाका पानी से भर जाएगा, ठीक है।
तो ये जो है मसला हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है क्या है कि अ स्लाइट इंक्रीज इन सी लेवल वुड अफेक्ट दी हैबिटेशन पैटर्न, और फिर जो वहाँ पर रहने के लिए जो जगह है, ठीक है, हैबिटेशन कहते हैं जहाँ पर रहा जाता है, ठीक है, तो हैबिटेशन पैटर्न जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी अफेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि लो लाइंग एरियाज जो है उसमें फ्लड अगर होगा, ठीक है, फ्लडिंग की वजह से, तो क्या हो जाएगा कि हैबिटेशन पैटर्न को वो अफेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, एंड इट विल कॉज मैनी पीपल टू मूव। तो जैसे कि मैंने बताया कि हैबिटेशन पैटर्न को अफेक्ट करेगा, ज़मीन पर रहने के अमल जो अमल है, हैबिटेशन पैटर्न जिसे हम कह रहे हैं, वो अफेक्ट हुआ, और उसके ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि इट विल कॉज मैनी पीपल टू मूव, कि बहुत सारे इस तरह से लोग जो हैं वो, फिर सही बात है कि वो मूव करेंगे, वो उस जगह पर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो वो उनका जो है वो भी मूव करेंगे, ठीक है, and many of the world's most important cities and ports to come under the threat of floods। और इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी जो वर्ल्ड है उसकी जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ उसमें हैं, ठीक है, जो शहर हैं और जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, ठीक है, वो भी किसमें उसके थ्रेट में आ जाएंगी, फ्लड में, फ्लड की वजह से, ठीक है। तो ये इसका जो है सेकंड पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब थर्ड पॉइंट उसको हम देखें तो इसमें है कि इफ़ अर्थ्स टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to 4.5 डिग्री सेल्सियस, अगर मतलब इतना टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है कि 2 to 4.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर राइज कर जाता है, तो इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। तो ग्लेशियर्स जो हैं और आइस कैप्स जो हैं, ठीक है, तो जो बर्फ़ की चोटियाँ वगैरह वो क्या हो जाएंगी, वो मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर क्या कर देगा, उनको मेल्ट कर देगा, ग्लेशियर्स को और आइस कैप्स को, ठीक है, एंड इट विल कॉज डिसअपियरेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ आइस ऑन द ग्लोब। और ग्लोब में आपको जो आइस है, ठीक है, वो उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए आपको नज़र आएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये भी थर्ड इसका पॉइंट है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से हो जाएगी। और वो मैंने आपको बता दिया कि वो टेम्परेचर किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ठीक है, या बहुत और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, द विंटर विल बी शॉर्टर। जो विंटर है, ठीक है, जो सर्दियां होंगी वो कम हो जाएंगी, सर्दी का मौसम कम होगा, ठीक है, एंड वार्मर, और ऐसा ऐसा मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गर्मी ज़्यादा होती जाएगी, एंड द समर विल बी लॉन्गर। और जो गर्मियाँ होंगी वो क्या होंगी, आपने देखा है कि डे बाई डे क्या हो रहा है कि सर्दियों का टाइम जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है, और जो है गर्मियाँ हैं, गर्मियों का मौसम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, लॉन्गर होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एंड हॉटर इन टेम्परेट रीजन्स। इसके अलावा हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है क्या है, देयर विल बी इनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है, बारिशें वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगी, कम होती हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, सहरा हैं, वो उनकी प्रॉब्लम होगी, ड्राउट, खुश्क साली हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगी, विल बी इवन मोर वर्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा, सहरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सहरा, ड्राउट, खुश्क साली हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से खुश्की वगैरह हर जगह होगी, और ये इस वजह से ये भी इफेक्ट है इसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसके अलावा हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है, देयर में अकर मोर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा, तो जैसे कि बताया भी कि देर में अकर मोर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। तो साइक्लोन्स क्या है स्टूडेंट्स, हवा के कम दबाव की वजह से जो है झक्कड़ चलता है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोन्स, ठीक है। एंड हरिकेन्स क्या है, हम कहते हैं कि बारिश का तूफान, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो है फिर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स जो है इनके अकर होने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अ स्लाइट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर कैन एडवर्सली अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन। फिर टेम्परेचर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो चेंज होने की वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होगा, उसके ऊपर भी जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है, मनफी असरात जो है वो आएंगे। इसके अलावा जो है यानी कि देख रहे हैं फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये भी है कि जो इकोसिस्टम है दैट विल बी डिसरप्टेड, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स विल आल्सो बी अफेक्टेड, प्लांट्स भी इफेक्ट होंगे, उसके बाद एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे,
ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब जो है ऑटोमेटिकली इसका अफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबके ऊपर जो है अफेक्ट हो रहा है, हमारे क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे। इसके अलावा जो है हम मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। इसके अलावा जो हमारा टेम्परेट रीजन्स हैं उसको उस पर जो टेम्परेचर वगैरह का अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा जो है डिज़र्टिफिकेशन है, ड्राउट है, सॉइल इरोजन इस पर अफेक्ट है, ठीक है। इसके ऑटोमेटिकली फिर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो उसका फूड प्रोडक्शन पे एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे 8 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं यहाँ पर। अब हम 9th पॉइंट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एट हायर ऑल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड अंडरगोज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है, ठीक है, हाइट पे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे और फोटोकेमिकल रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, विच इज़ ड्रास्टिकली डेंजरस, ठीक है, जो हमारे लिए खतरनाक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एच न्यू क्या है, लाइट है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जब लाइट फॉल करेगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे और ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड में और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, हमारे लिए ड्रास्टिकली डेंजरस है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस तरह से ऑटोमेटिकली अफेक्ट जो कर रही है वो किस पे अफेक्ट कर रही है कि ओजोन लेयर जो है उसको क्या करेगी, उसको डिप्लीट करेगी, उसको कम करेगी, एंड विच वुड फर्दर मेक द क्लाइमेट हॉट। और उससे क्या होगा कि जो है ओजोन लेयर डिप्लीट करेगी, तो मैंने आपसे कहा था कि यूवी रेडिएशन जो है वो सन से अर्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और इस तरह से क्या होगा कि जो क्लाइमेट है, जो हमारी आबो हवा है और ज़्यादा क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, लास्ट हमारा पॉइंट है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा कि कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की राइज करने की वजह से, टेम्परेचर उसके कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पॉइंट्स थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के। अब हम आते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, क्या मेजर्स हम ऐसे लें, क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जाएं कि हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकें। तो इसी से रिलेटेड हम जो है इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर जो हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट मेजर जो है वो क्या है, आपका जो फर्स्ट मेजर है, वी शुड बी एबल टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट जो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेन सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के वो आपके क्या थे, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को आप क्या कर रहे थे, बर्निंग आप करते थे। जब आप बर्निंग करते थे फॉसिल फ्यूल्स की तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन राइज कर रही थी। तो हमें क्या चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या करें, कम से कम इस्तेमाल करें, कंजम्पशन उसकी कम से कम जो है उसको खर्च करें, कम से कम हम उसको इस्तेमाल करें। तो जब हम उसको कम से कम बर्निंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है अर्थ का इतना ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कंट्रोल करें, सो वी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो हमने फॉसिल फ्यूल्स जो है, आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास क्या आ जाता है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे जो है ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो हमने क्या करना है, इनकी जो कंजम्पशन है, इसका जो इस्तेमाल है, हमने उसको कम से कम करना है। ठीक है, एंड दिस कैन बी डन by depending more on non-conventional renewable sources। आपने क्या करना है कि फिर किस पे ज़्यादा रिलाई करना है, किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं उनको आप लोगों ने जो है इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उनमें कौन से आ जाते हैं,
तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं, विंड है, ठीक है, विंड आ जाती है, सोलर एनर्जी आ गई, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई एंड बायोगैस एनर्जीज, ठीक है। तो आप इनको यूज़ करके ये नॉन कन्वेंशनल जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप यूज़ करके जो है क्या कर सकते हैं, अपना मतलब आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है काम जारी रख सकते हैं बाई मतलब इसके अलावा मतलब आप अगर चाहते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगर देखें, अगर हम कंट्रोल मतलब मज़ीद इसी तरह करते रहे कि बर्निंग हमने जो है फॉसिल फ्यूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा की, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन राइज करेगी और उससे क्या होगा कि कंसनट्रेशन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट पॉइंट क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ as they are formed elsewhere than in the atmosphere। तो इसके अलावा क्या है सेकंड पॉइंट कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको हम लोगों ने ऐसी जगह पर ऐसे ठिकाने लगाना है कि क्या हो कि as they are formed elsewhere than in the atmosphere, कि एटमॉस्फेयर में जो है उनकी फॉर्मेशन ना हो सके, वो मतलब उन ग्रीन हाउस गैसेज का इस्तेमाल कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट क्या है कि रिकवरिंग ग्रीन हाउस गैसेस। अब आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, अगर हम मतलब यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनिंग वगैरह सिस्टम जो है, एयर कंडीशनर जो है, इनको हम कम से कम कर दें, इनका इस्तेमाल कम से कम करें, तो तब भी क्या हो सकता है कि हम जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से बच सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपने पढ़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी थी ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से नाइट्रस ऑक्साइड था, इसके अलावा जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये सब जो गैसेस हैं इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे थे। तो हमने क्या करना है कि इनको जो है कम से कम मतलब हम ऐसे सोर्सेज को यूज़ ना करें कि जिनसे ये गैसेस जो हैं वो निकल रही हैं या ये गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। सो इनको हम कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा क्या है, रिकवरिंग ग्रीन हाउस गैसेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हम उनको रिकवर कर लें एंड डिस्पोजिंग ऑफ देम एल्सवेयर, और उनको डिस्पोज ऐसी जगह पर ठिकाने लगाएं कि वो मतलब हमारी एटमॉस्फेयर को अफेक्ट ना करे, ठीक है, और इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है उसको वो अफेक्ट ना करे। इसके अलावा जो लास्ट हमारा पॉइंट है कि जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे वो क्या है कि वी शुड लर्न टू अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट द चेंजिंग क्लाइमेट ऑन अर्थ। तो हमने क्या करना है कि कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, कुछ ऐसे इकदाम उठाने हैं या एक्सेप्ट हमने जो है अपनी हमने सोचना है कि हमने जो है अपनी क्लाइमेट को, हम जो अर्थ हमारे जो आबो हवा है, हमने इसको चेंज करना है, हमने खुद इसको अच्छा करना है, हम लोगों ने इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, हमने इसको ज़्यादा नहीं होने देना, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को रेज नहीं होने देना, हमने उसको की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि आप कम से कम जो है ऐसे सोर्सेज को यूज़ करें कि जिससे ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है जिसको वो इन्हांस कर रहे हैं, तो हमने उन सोर्सेज को कम यूज़ करना है। तो वो मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बता दिया कि आपने फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है और उसकी जगह जो है आप नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप यूज़ करें ताकि जो है हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से के इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उससे बच सकें। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो दोनों पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के दोनों सेकंड पार्ट जो हमारा लेक्चर का सेकंड पार्ट था, तो उसमें जो हमने दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए तो वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।